हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम आपके लिए लाए हैं एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पाषाण काल। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हम आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु क्या है, पढ़ने योग्य नहीं है या जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसे हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जब लिखित विवरण मिलते हैं और हम पढ़ भी सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमारी एक एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आएगा? तो पाषाण कालीन सभ्यता आएगी। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता आएगी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो है लेकिन हम अभी तक पढ़ उसको नहीं पाए हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान? 1863 में। पाषाण निर्मित उपकरणों की, पाषाण मीन्स आपका पत्थर निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित करते हैं। ये कौन कौन से हैं चरण? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का आपका जो एग्जाम्पल है वो है क्रोड उपकरण, जिसमें है हस्तकुठार, खंडक और विदारणी। मध्य पाषाण काल में आपका फलक मिलता है। उच्च पूरा पाषाण काल में आपका तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण मिलते हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है से हमें क्या मिलता है? चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप हमें बदमदुरै तथा अतिरंपक्कम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त होते हैं। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त कहाँ से हो रहे हैं हमें? तो मद्रास के पास से प्राप्त हो रहे हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर और स्केपर हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। कहाँ से प्राप्त किया? तो पल्लवरम से प्राप्त किया। क्या? हैंडेक्स प्राप्त किया 1863 ईस्वी में। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरंपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी जो कहाँ है? इलाहाबाद में है। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। बेलन घाटी में कितने स्थल प्राप्त हुए पूर्व पूरा पाषाण काल के? तो 44। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदहा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो कहाँ रखी गई है? तो कौशाम्बी के संग्रहालय में रखी गई है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से हुआ है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे शिकार करते थे और इसी पे निर्भर थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल होता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे, आग के प्रयोग से वो लोग अपरिचित थे। वे कच्चा मांस खाते थे क्योंकि उनको पकाने के लिए आग का तो पता था ही नहीं। इस युग का मानव जो था शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था।
भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1767-68 में 68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र या रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। गुजरात स्थित लंघनाच सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा, जो कहाँ है, यूपी के प्रतापगढ़ में है, से हड्डी और सींग प्राप्त हुए हैं। जी शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? झील क्षेत्र, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श महदहा, सरायनाहर और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख उन्होंने किया है। किन्होंने किया है? तो जय नारायण पांडे ने किया है। कौन सी पुस्तक है उनकी? पुरातत्व विमर्श है। महदहा, सरायनाहर और दमदमा ये तीनों ही स्थल आपके यूपी में हैं, इसलिए यूपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर कितने 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में 5 समाधान ऐसे थे जो युग्म समाधान थे, यानी 2 लोगों के जोड़े थे, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया गया है। शेष समाधानों में कितने थे? एक एक कंकाल मिले हैं। कुल मिलाकर 48 मानव कंकाल पाए गए हैं। सरायनाहर से ऐसी समाधि मिली है जिनमें 4 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, जबकि दमदमा से अभी तक टोटल 3 जो है एक साथ दफनाए गए हैं। यहाँ की कब्रें या समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी, जहाँ लोग रहते थे वहीं ये कब्रें भी थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय से संख्या 1 से मध्य पाषाण, लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत-विक्षत या नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में होता है। तो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ होता है? आपका मध्य पाषाण काल से होता है। पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़, जो कहाँ है, होशंगाबाद एमपी में है, अबागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हमें? तो होशंगाबाद एमपी में मिले हैं और राजस्थान के बागौर में भी मिले हैं। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो मध्य पाषाण काल से होती है। मध्य पाषाण काल में मानव शिकार करके मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर अपना पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल के मानव क्या करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर अपनी आजीविका चलाते थे। एमपी के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। किसको किया? तो भीमबेटका शैल चित्रों को शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में क्या हुआ? आपका खाद्यान्नों का प्रारंभ हुआ। उत्पादन जो है करना उन्होंने सीख लिया है, कृषि करना उन्होंने सीख लिया है। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में
लहुरा देव से प्राचीनतम जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले कहाँ मिले थे आपको? तो ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले थे। लहुरा देव से पहले कहाँ आपको कृषि के साक्ष्य मिले थे? तो मेहरगढ़ से मिले थे। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था? पाकिस्तान का मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान में स्थित था। आगे देखते हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहवा जो है वो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी के तट पर है। तो यहाँ से मिले हैं चावल के साक्ष्य। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। मक्का का जो है सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मैक्सिको से मिले हैं। बाजरा का आपका चीन में, सोरघम का आपका पूर्वी अफ्रीका में, राई के साक्ष्य आपका दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई का जो है साक्ष्य आपका यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। तो इन सब के साक्ष्य जो है अलग अलग मिले हैं। चावल के आपके कोल्डिहवा से मिला है, मक्का का मैक्सिको से मिला है, बाजरा का चीन से मिला है। आगे देखते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से आपके पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के अवशेष मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल यानी एक ही साथ दोनों लोग मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो वो बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य भी आपको जम्मू कश्मीर से ही मिले हैं। पूरा स्थल की खोज आपका 1935 में डी टेरा एम पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल क्या है? तो एक नवपाषाणिक स्थल है। कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। गुफ कराल का अर्थ है कुलाल या कुम्हार की गुहा या गुफा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन कार्य करते थे। चिरांद आपका बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद एक नवपाषाणिक स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है, बिहार के सारण जिले में है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? चिरांद से। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। किससे निर्मित है? जो तो हिरण के सींग से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो मृतकों किससे दफनाते थे? तो बड़े बड़े पत्थरों से दफना के उनका स्मारक बनाते थे। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो राख के टीले कहाँ से मिले हैं आपके? कर्नाटक में भी कहाँ? बेल्लारी के संगन कल्लू नामक स्थान से मिले हैं। पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। तो पशुपालन आपका कहाँ से शुरू हुआ था? मध्यपाषाण काल से। आग की शुरुआत कहाँ होगी? नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत तो नवपाषाण काल में। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। धातुओं में सबसे पहले आपका तांबे का प्रयोग किया गया है। वो कब किया गया है? तो नवपाषाण काल से ही किया गया है। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। मतलब पत्थर के भी उपकरण बनाए जा रहे थे और तांबे के उपकरण भी बनाए जा रहे थे। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। ताम्र भी है, ताम्र, और पाषाणिक मीन्स पत्थर, तो दोनों के प्रयोग साथ में चल रहे थे। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये स्थल कौन है? तो राजस्थान में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। अहाड़, बलाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद, ये सभी आपके राजस्थान से मिले हुए स्थल हैं जो उस टाइम पे फेमस थे पाषाण काल में। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित थे। ये सभी कहाँ स्थित है? तो बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो राजस्थान के स्थलों को क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती है। ताम्रवती क्यों है? क्योंकि यहाँ जो है तांबा अधिक मिलता था, तांबा वाली जगह थी ये। गिलुंद, बलाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया था। घरों को किससे घेरा गया था? तो चार दीवारी से घेरा गया था। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप वाले मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। मतलब कृष्ण लोहित परंपरा जो थी मृदभांड बनाने की, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस थी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, अब जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे देखते हैं। तो मालवा है आपका, कायथा है, एरण है, नौदा टोली है, प्रमुख स्थल थे एमपी के ये सभी। नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। तो नौदा टोली का जो उत्खनन है किसने कराया था? HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कौन सा आरेख उत्कीर्ण है? तो ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण किए गए हैं, यह बनाए गए हैं। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण भी दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मतलब मालवा में सबसे अच्छे मृदभांड मिलते थे, इसलिए यह स्थल बहुत फेमस था। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। तो किलाबंद कहाँ कहाँ के स्थल थे? तो आपका MP में कायथा और एरण थे, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थीं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? अहमदनगर जिले में स्थित जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली आपका, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी जो थे उस टाइम के इम्पॉर्टेंट स्थल थे। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति जिसका क्या काल क्या है 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं ये सभी स्थल। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से क्या मिलता था? पटसन के साक्ष्य मिले हैं। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। कहाँ की ये पहचान है टोटीदार पात्र? तो जोरवे संस्कृति की। जोरवे संस्कृति कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। तो ये कहाँ दफनाते थे? घरों में दफनाते थे, प्लस कैसे दफनाते? तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक दफनाते थे। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनाम गांव स्थल चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची ईंटों के
कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढों के वाले मकान थे। तत्पश्चात इसकी अवस्था क्या है, 1300 से लेके 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। कितने कमरों वाला? 5 कमरों वाला, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं एवं एक कमरा जो है वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः कहाँ रहते थे? केंद्र में स्थित रहते थे। केंद्र मतलब सेंटर में रहते थे, सेंटर में। यहाँ से अन्नागार भी मिला है, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था या खाद्यान्न वस्तुओं को रखा जाता था, तो उसे क्या कहते थे? अन्नागार कहते थे। पूर्वी भारत में गंगा के जो तटवर्ती था चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडुराजर डीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश में खैराडीह और नरहन। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले पात्र, जल पात्र या गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। क्या करते थे? ये मवेशी को पालते थे और कृषि भी करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष मिले हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती ये लोग करते थे। तो किसकी खेती करते थे? तो गेहूँ, चावल और बाजरे की खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां भी मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति या टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में माँ त्रिदेवी की प्रतिमा मिली है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इनाम गांव में माँ त्रिदेवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती हैं कि वृषभ या सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। महाराष्ट्र में कैसे रखा जाता था? तो मृतक को उत्तर से दक्षिण रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की दिशा में इन्हें रखा जाता था। मृतकों को पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान या एक्सीडेंटल बरियल प्रचलित था। मतलब पश्चिमी जो भारत था उसमें क्या था? तो उसमें इनको जला दिया जाता था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 224 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियल जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेत्री ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू,
मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। दक्षिण भारत में कृषक मतलब लोग कृषि कम करते थे, चरवाहा या पशुचालक ज़्यादा थे। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया और वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस हुड थे क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और पुरावन वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो इसका आंसर है आपका ए और बी दोनों थे। वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे रॉबर्ट ब्रूस हुड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस हुड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसका आंसर है आपका ए, थॉमसन ने जो है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेनमार्क के कोपेनहेगन, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर है डी। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। अब पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो पहला मिलता है आपके एमपी के आदमगढ़ या होशंगाबाद जिले में और राजस्थान के बागौर या भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, कौन सा है? लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडो। तो इसका आंसर है सी, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? तो एमपी के होशंगाबाद में। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी, मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सरायनाहर से। तो इसका आंसर है आपका सी और डी, दोनों से ही हड्डी के आपके ऑप्शन मतलब हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। दोनों कहाँ हैं आपके? यूपी में है, महदहा और सरायनाहर। मध्य पाषाणकालीन महदहा यूपी के जो है प्रतापगढ़ जिले में है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदहा को जो है 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, जो झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सरायनाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर से, महदहा से, लेखैया से, चौपानी, मांडव से। तो इसका आंसर है आपका ए एंड बी, दोनों ही आपके आंसर हैं कि हड्डी से निर्मित जो आभूषण है आपके सरायनाहर और महदहा से दोनों से ही प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सरायनाहर से, दमदमा से, महदहा से,
लंघना से। तो इसका आंसर है आपका बी, दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, मादहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में 5 जो है युग्म समाधान है और एक समाधान में जो है 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटोऐतिहासिक काल में। तो इसका आंसर है आपका ए, नवपाषाण काल में आपके कृषि जो है, कृषि के साक्ष्य मिलने लगे कि अब कृषि होने लगी है। सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, नल्ला माला पहाड़ियों से और नर्मदा घाटी से। तो इसका आंसर है आपका डी, नर्मदा घाटी से जो है मानव के साक्ष्य मिले हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है एमपी के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा या होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी। तो इसका आंसर है आपका सी, नर्मदा से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। तो इसका आंसर है आपका सी, जौ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जो कौन कौन सी हैं देखते हैं। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर है 12। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। तो इसका आंसर है आपका बी, लहुरादेव से। कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है आपका? लहुरादेव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो किसके? चावल के। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम जो साक्ष्य कृषि वाला था वो कहाँ था? मेहरगढ़ था। कहाँ पे? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। इससे पहले कौन सा मिला था हमें? तो मेहरगढ़ था। हम मेहरगढ़ को मानते थे जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है। ये कहाँ है कोल्डिहवा? तो आपके इलाहाबाद जिले में स्थित बेलन नदी के तट पर स्थित है। उपरोक्त संदर्भों में यदि यह विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर होगा उत्तर पूर्व की भांति। अब इसका तो आयोग ही बताएगा कि क्या आंसर लेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से। अब देखिए इसका क्या ले रहा है आंसर? तो मेहरगढ़ ले रहा है। तो इस वजह से जैसा आपका ऑप्शन रहेगा वैसे ही आंसर लिया जाएगा। अगर मेहरगढ़ दिया है तो मेहरगढ़ लिया जाएगा, लहुरादेव लिया है तो लहुरादेव
लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, मेहरगढ़, हड़प्पा, मुंडी, गाक। तो इसका आंसर है सी, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर है 15। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मुंडीगाक, दम्बसादत, अमरी, मेहरगढ़ और बालाकोट। तो इसका आंसर है आपका बी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम्बसादात से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर है आपका डी, मेहरगढ़ से जो है पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो इसका आंसर है आपका डी, मेहरगढ़ से मिले हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि जो है 7वीं सहस्त्राब्दी है या 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि जो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व के आसपास है। तो सबसे आपका पुराना कौन सा हुआ? मेहरगढ़ हुआ। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, बागौर, बोरी, लखनिया। तो इसका आंसर है आपका सी, बागौर से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के जो है भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग। तो इसका आंसर है आपका सी, ताम्रपाषाण को आपको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 20। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका ए, 1, 3, 4 सही हैं, जबकि दूसरा आपका सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ, चावल से परिचित थे। वहाँ पे दिया है सेकंड पे कि चावल से परिचित नहीं थे, लेकिन वो लोग चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम क्या है? ताम्रवती या तांबा वाला स्थान, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में मिलता था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, और जिन पर क्या होता था? सफ़ेद रंग से ज्यामिति उकेरी जाती थी या बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर है 21। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी, कोटदीजी, मेहरगढ़, कालीबंगा। तो इसका आंसर है आपका बी, मेहरगढ़ से मिली है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल कौन सा है? मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वांकगढ़, एच.डी. सांकालिया और मार्टिन व्हीलर। तो इसका आंसर है सी, एच.डी. सांकालिया के नेतृत्व में नौदा टोली का जो है उत्खनन किया गया है। नौदा टोली जो है आपका एमपी का है क्षेत्र है। उत्खनन का
दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि जो है 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर है 23। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका MP में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर है 24। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है B। मृतक को दफनाने के लिए जो है बृहद पाषाण स्मारकों की जो है प्रयोग किया गया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में किया गया था। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। ये विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेल, अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, कोल्डिहवा, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी। तो इसका आंसर है आपका B। संगनकल्लू से नवपाषाणिक स्थल के राग टीले मिले हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान पर पूरा स्थल कौन सा था? राग के टीले वहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, बौद्ध प्रतिमाएं, खनिज, सोन नदी का उपागम स्थल। तो इसका आंसर है A। शैलचित्रों के लिए भीमबेटका गुफा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका। तो इसका आंसर है B। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर है 28। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल, सिंगरौली, पंचमढ़ी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा D। रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफा। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? घघरिया, लेखैया, भीमबेटका, आदमगढ़। तो इसका आंसर है B। भीमबेटका से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, VS वांकर, HD संकालिया, VN मिश्रा। तो इसका आंसर है आपका C। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। MP के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज जो है 1957 में VS वांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो पहली बार इसकी खोज किसने की थी, ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो 1957 में VS वांकर ने की थी। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ये आपका आंसर है C। विष्णु वांकड़कर ने खोजा था। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, नोह में, अहिछत्र में, लाल किला में। तो इसका आंसर है A। हस्तिनापुर में जो है गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्ण गैरिक मृदभांड संस्कृति या OCP कहा गया। BB लाल ने 1951 में
हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था, वहीं इसका नामकरण भी हुआ। क्वेश्चन नंबर है 33। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। तो इसका आंसर है आपका ए, उत्तर से दक्षिण में दफनाते थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसे हम जोरवे संस्कृति भी कहते हैं, के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर है 34। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, चिरान, बुर्ज होम, मस्की। तो इसका आंसर है बी, बुर्ज होम जो है आपका जम्मू कश्मीर से मिला है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढों वाले घरों में भी यहाँ की प्रमुख विशेषता यही थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका आंसर है बुर्ज होम। गर्द आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका भी आंसर है आपका बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखते हैं, ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति का कारण है। बुर्ज होम, बुर्ज होम से आपके क्या मिला है? गर्तावास या मानव कंकाल के साथ कुत्ते का दफनाया जाना, इसलिए फर्स्ट आपका सही नहीं है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला मिला है वहाँ से, और गढ़ेश्वर से आपका जो है ताम्र का कलाकृतियाँ मिली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 और 3 सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज जो है 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, जो विद्याधारी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल में टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गढ़ेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा, विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घघरिया पहाड़, बगही खोर और लेखैया। तो इसका आंसर है डी, लेखैया से आपको सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, मतलब प्रवास किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी
कर रहे हैं। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया था। क्वेश्चन नंबर है 40। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो इसका आंसर है ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किसके तहत है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और जेम्स प्रिंसप। तो इसका आंसर है ए। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1839 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 42। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो इसका आंसर है सी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल एमपी में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। फ्रेंड्स, आ गया हमारा नया चैप्टर सैन्य सभ्यता एवं संस्कृति। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।